नाजरीन, रुपया पैसा में खुश आमदीद कहते हैं। मैं आज थोड़ा मदहम हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी कौम के कुछ लोग जो कि गुमराह हो चुके हैं, वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। और ऐसे मौके पर मैं उनकी इस्लाह करना चाहूँगा, और इस्लाह करते हुए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इदारों का एहतराम ज़रूर करें। अगर कोई बेहतरी लाने की ज़रूरत है तो ज़रूर काम करें। अच्छाई कोई की जा सकती है तो मस्बत और तामीरी अंदाज के अंदर बिल्कुल इस सिलसिले में काम करें। इदारों से तसादुम करने वाले सियासतदान, उनको भी मैं अपनी राय देना चाहूँगा, टीवी एंकरों को भी। चंद मुट्ठी भर हैं जो मौसमी किस्म के हैं। पता नहीं इन मौसमी एंकरों को किसकी पुष्टपनाही हासिल है जिसकी वजह से वो इदारों के ख़िलाफ़ इतने खुला कर बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन एंकरों को जो हमारे मुल्क के ही इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको बहादुर कहा जा रहा है। वाह यार, कमाल है। यानी उल्टी गंगा बह रही है। अपने मुल्क, यानी मैंने जब भी अपने मुल्क के अंदर गलत काम होते देखा, सीपैक मंसूबा आया, चाहे वो नून ने बनाया या पीटीआई ने उसके लिए काम किया, मैंने बोला ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अब IMF बंद करवा देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। IMF ने क्लियर बोल दिया, अखबार बैनुल-अक़वामी अखबारों में आ रहा है। अब मफरूज़े की बुनियाद, चलो क्लियर का लफ्ज़ हटा देते हैं, मफरूज़े की बुनियाद पर कह देते हैं। और ममालिक की मीडिया ये ओपनली रन कर रहे हैं कि IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान परेशान। श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं। ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बन टोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बन टोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब भट्टा बैठ गया। अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी। घर को आग लगी घर के चिराग से, ऐसा ही कुछ है ना। तो बात यह है कि अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज़ सही है उसको सही बोलो, सच बोलो, लेकिन इदारों पर नहीं बोलो। मैंने पहले भी यह समझाया, आप बोलोगे आप फंसोगे। इसीलिए मैं अब, आपको पता है माजी में मैं इमरान खान साहब से मुखातिब होता था, वो सुनते थे। मैं बोलता था आपा मेरा प्रोग्राम देखती हैं, मुल्क में फैसले आपा करती हैं, लेकिन लोग समझते थे अली नासिर मजाक कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सामने आना शुरू हो गया कि आपा का कितना अहम किरदार था कि नहीं था। तो आपा देखती थी मेरा प्रोग्राम। तो अभी भी आपा प्रोग्राम देख रही हैं और खान साहब भी ज़रूर प्रोग्राम उन तक पहुंच जाएगा, अब तो पहुंच ही जाएगा। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा खान साहब से, खान साहब सही ठीक ठाक राह पर चलते चलते कहीं डगमगा ना जाइएगा। ये याद रखिएगा कि पिछली दफ़ा भी काम आपको इस वजह से मिला क्योंकि आप सेम पेज पर आए। हम आहंगी की वजह से इदारों के साथ मुल्क की सालमियत की हिफाजत की खातिर आपको लाया गया। इक़्तिदार छिन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ साहब, इक़्तिदार छिन गया कोई बात नहीं, लेकिन इसके ये माने नहीं है कि पूरे निज़ाम को ही तबाह कर दो आप। मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं टीवी पे ऊपर बोलता हूँ ना, एंकरों की तो आप पता क्या होती है, उनको डरते हैं ना। मैं तो बोल देता हूँ मैं खान का हमदर्द हूँ, लेकिन मैं इस पॉलिसी के खान के खिलाफ हूँ। इदारों के खिलाफ बात मत करो। आला ज़र्फ लोग जब किसी दोशीज़ा से, किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के दौरान जो उसके बारे में ख्यालात रखते हैं, उसके किरदार के बारे में ख्यालात रखते हैं, वैसे ही ख्यालात उसके साथ जुदा हो जाने के बाद भी। जुदाई तो बहुत वजह से हो जाती है ना। लड़कियां पाकिस्तान में छोड़ देती हैं, तुम हमारी बिरादरी के नहीं हो,
अब जैसे बेचारी अगर ये इसको मजबूर किया, क्या नाम बच्ची का यार, खैर एजाज को पता होगा, मुझे भूल गया, इसके अलावा भी कोई भी वजह बन जाए, दुनियावी वजह, तो इसके ये माने नहीं है कि जिस औरत के साथ आपने अच्छा वक्त गुजारा, उससे मोहब्बत की, इश्क किया, उसके किरदार पर बातें करो, छोड़ दो। आपके साथ अच्छा वक्त गुजरा, आला ज़र्फ़ी ये है कि अगर किसी वजह से जुदाई हो गई, कोई बात नहीं, किसी किरदार पे बात नहीं करो। आपने सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन कर दी है, आपने सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन कर दी है कि आज इंतशार पैदा हो गया है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह होगा आगे जाके, आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है जो अपने ही इदारों पर तनकीद कर रही है। वहां पर वो कहते हैं हमारे वजीर आजम के खिलाफ भी तनकीद ना करो। वो मोदी के भक्त हैं ना, वो कहते हैं कि अगर किसी ने मोदी के खिलाफ भी बात कर दी तो उसने रियासत हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर दी। हमारे मुल्क के अंदर हम इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं। अपनी आंखें खोलो, हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं। मैं अली नासिर आज भी कहता हूँ, हमें अपने मुल्क के सिपा सालार की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने मुल्क के इदारों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, अपनी पाक अफवाज की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, अपनी अदलिया की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। बेहतरी की जहां गुंजाइश है, पार्लियामान मौजूद है, एक इंतजामी ढांचा मौजूद है, उसमें रहकर काम करें। और बहुत मौका मिला मईशत की तरफ आ जाते हैं। मैं पूछता हूं ये कहा गया कि हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, शफाफियत लेकर आएंगे, तो फिर ये बताएं गोगी गोगा कहां से आ गया? आपने कहा कारकर्दगी दिखाएंगे, तो कारकर्दगी के अंदर क्या वसीम करम प्लस ने क्या कारकर्दगी दिखाई? शफाफियत भी सिलेक्टिव रही। यही तो मैं कहता हूं, जब तक जहांगीर तरीन से मोहब्बत थी, उस जैसा आदमी कोई नहीं था, उससे जुदाई हो गई तो वह गद्दार हो गया। अलीम खान के ये सब कारोबारी लोग हैं भाईजान, ये कारोबारी लोग हैं। अलीम खान से जब तक ताल्लुक था तो वो बहुत अच्छा आदमी था, उस जैसा आदमी कोई नहीं था, और जब उससे जुदाई हो गई तो उसको बुरा कह दिया। ये तो गलत है ना। और जो बाकी ये सब हैं, कुल्फी बुखारी, सॉरी गलत निकल गया, सुल्फी बुखारी, और कितने इस टाइप के किरदार हैं। खान साहब कहते थे ना, ऐसे लगता है जुल्फी बुखारी को देखकर के फ्रेंच रिवियरा में आ गए, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग कुछ मुनफरिद थी, है ना। और ये जितने लोग थे, इन सबको बुलाएं, इनकी कारकर्दगी पूछें। डब्बू से पूछें डब्बू की क्या कारकर्दगी थी। गिल्ली से पूछें कि मीडिया को गालियां देने के अलावा उसने क्या किया। आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर मईशत पे आ जाएं। असद उमर से पूछें क्या काम किया असद उमर ने यार। चीखें निकाल दूंगा, चीखें निकाल दूंगा, 3 साल तक चीखें निकाल दूंगा। अबे यार बहुत फिल्में देखी यार इन्होंने, लगता है अंग्रेजी वाली। चीखें निकाल दूंगा, अबे यार हीरा खजाना बने हो, आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए। 3 साल तक चीखें निकाल दूंगा, फिर चीखें बंद करवा दूंगा। वाह यार वाह, कोई कारकर्दगी ही नहीं थी असद उमर की। खान साहब को चाहिए उनको बुला के बिठाएं अपने सामने, पूछें कि इक्तिदार मिला तुमने क्या काम किया। ये वक्त है पॉज लेने का, पॉज लें। मैं बात कर रहा हूं आज खान साहब से, यार थोड़ा समझाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। ये लोग तो बहुत ज्यादा मीडिया पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ओहदा छिन गया तो इसके ये माने तो नहीं है यार कि बंदा हर इदारे को बुरा भला के। मैं खान को पसंद करता हूं, इसके ये मतलब तो नहीं कि उसका स्याह सफेद सब ठीक होगा। गलत है तो गलत है, हम बोलेंगे, इस बाइज्जत तरीके से बोलेंगे, इनको भी समझाएंगे। असद उमर को बिठाएं, पूछें यार तूने क्या काम किया, सबसे ज्यादा वजीर खजाना तू रहा, क्या कारकर्दगी थी भाई आपकी, सॉरी क्या कारकर्दगी थी असद उमर साहब आपकी? नथिंग टू ऑफर, ही हैज नथिंग टू ऑफर। हाँ ठीक है, अब कहां लगाया, सही जगह लगाया, इसको एनसीओसी पे लगाया, ठीक है, इसने ठीक लगाए। इजाज को तो बल्कि इतने टीके लगा दिए, डॉक्टर बोल रहा है अब आगे कहां लगाऊं मैं टीके, जगह खत्म हो गई। टीके इस बंदे ने सही लगवाए, ये सही है, इसका ये काम था, इसको एनसीओसी में लगाया, इसकी कारकर्दगी ठीक। आगे चलें, आपके सामने एक और मिसाल रखता हूं। जनाब अब्दुल हफीज शेख साहब आए भी और चले भी गए, उनकी कारकर्दगी क्या रही? महंगाई के अलावा अवाम को क्या डिलीवर हुआ यार, ये आपको समझ रहे हैं? ये सब लोग जो गलत को सही कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3.5 साल में इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहती थी, नहीं बहती थी यार, नहीं बहती थी।
बेड़ा गर्क हो गया था इस मुल्क का यार। 50 लाख घर बनने थे, कहां हैं वो 50 लाख घर? 1 करोड़ नौकरियां, तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ मुझे बताओ? मीडिया का इन्होंने माशी कत्ल किया। मैं तो अपनी जात की पहले बात करूंगा ना, इंसान। मीडिया का इन्होंने माशी कत्ल किया, मीडिया को गालियां बकी। ये जैसे अभी इमरान रियाज खान यूट्यूब के ऊपर लगा रहता है ना, इससे पहले इन्होंने मुबशिर लुकमान साहब को इस तरह रखा हुआ था अपने पास। मुबशिर लुकमान साहब जलसों में भी आते थे, प्रोग्राम भी देखते होंगे जरूर। नो हमदर्द, बुरा ना मानिएगा, लेकिन पहले आपको पता है, फिर वो डब्बू ने चांटा मार दिया उनके, या पता नहीं डब्बू ने बदतमीजी की, मुझे नहीं पता भाई, आई टेक माई वर्ड्स बैक। कल वो बोले नहीं हुआ इस तरह। तो सर इन चीजों को समझना है कि ये क्या गलतियां हुई हैं। आप इंट्रोस्पेक्शन करो, आप अपनी गलतियों की वजह से गए हो। क्या पार्लियामान ने IMF वाला कानून आपके दौर में पास किया कि नहीं किया? माशी बात हो रही है। नंबर आपके पास नहीं थे, आप मुझे बताओ कानून कैसे पास किया? किसकी बैसाखियों पर वो कानून पास हुआ? कोई बात तो है ना यार, किसकी बैसाखियों पर यह कानून पास किया गया? आप मुझे बताएं कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कौन सा कानून पेश हुआ? मैं जानना चाहता हूं, अवाम पाकिस्तान जानना चाहती है यार। पूरा दिन रौला रफड़, ये हो गया वो हो गया, अड़े ओए तो छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो। यार मैं आपको पसंद करता हूं भाईजान, आपको पसंद करने के साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। IMF का जो ये IMF, ये मेरे मुंह से निकल गया, IMF स्टेट बैंक वाला कानून था, तो वो भी वहीं से ही आया हुआ था ना, बंदा तो वहीं से आया था। स्टेट बैंक वाला कानून कैसे सर पास करवाया गया? तब शौकत तरीन साहब का मॉरल कंपस कहां था? शौकत तरीन साहब ने कहा जुज़वी तौर पे कर देंगे, बाद में देख लेंगे। बाद में क्या देख लेंगे? उस वक्त कानून कैसे पास किया? स्टेट वाला बैंक वाला कानून किसने पास किया, कैसे पास किया? तब गुलामी मंजूर, ओहदा ना हो तो ना मंजूर। मैं फिर यही बात करूंगा, मीडिया पर कोई एंकर यह कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं पसंद करता हूं, लेकिन भाई गलत को गलत बोलूंगा, सही को सही बोलूंगा। ये उनसे बेहतर थे, वो उनसे बेहतर थे, मेरे पास इसका कोई पैमाना नहीं है। पैमाना है कारकर्दगी। अभी भी हालात बुरे हैं, तब भी हालात बुरे थे। तब दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थीं, तब भी गलत हुआ, अब भी गलत हो रहा है। भाई मुझे अपने कपड़े अजीज हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात बोलूं कि मैं भी अपने कपड़ों से हाथ धो बैठूं। तो मुझे ये पता है कि कुछ लोग गुमराह होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो सियासी लोग होते हैं, और सियासी पार्टियों के लोग फिर क्या करते हैं कि अगर आप इनके सियासी कायदीन के बारे में कोई भी गलत बात करें तो ये आपके बारे में एक मुहिम चलाते हैं, एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चलाते हैं, और सोशल मीडिया पर भी बुरा भला कहते हैं। जिसका जहन बना हुआ है ना भाई, असल में पाकिस्तान में मसला पता क्या है? पाकिस्तान में हम सियासतदान ऐसे पसंद करते हैं जैसे हम ईद का जोड़ा पसंद करते हैं, रंग डिज़ाइन देख के। हमें यह मतलब नहीं है कि उस सियासतदान की क्या कारकर्दगी है, उसका क्या किरदार है, क्या नज़रिया है, बल्कि हम रंग डिज़ाइन देखते हैं। जिसके रंग डिज़ाइन हमें अच्छे लगते हैं हम कहते हैं यार ये अच्छा है। जैसे कॉलेज की मोहब्बत आपने की है। अरे अंकल आप तो खड़े हो गए, आंटी मारेंगी आपको, आप बैठ जाएं, आप सुने। कॉलेज की मोहब्बत भी कैसी होती है कि जो ही कोई रंग डिज़ाइन अच्छा दिख जाए तो इंसान को फिर उससे मोहब्बत हो जाती है, फिर उसका थूका भी अच्छा लगता है। अरे वाह वाह क्या बात है, क्या ज़र्फ, क्या नफासत। तो आप लोग ज़रा सियासतदानों को किसी पैमाने पर तो रखो यार। ठीक है, सारी दुनिया में ही सियासतदान ऐसे ही होते हैं। वो बरतानिया वालों को देखो, वो बोरिस जॉनसन पूरी बरतानिया में लॉकडाउन करवा के पार्टी कर रहा था, पकड़ा गया। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बता, सियासतदान सारे यही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, कितना रंगीन मिजाज आदमी है। अब हम उसके बारे में क्या तफसील बताएं।
सियासतदान हर मुल्क में यही होते हैं, हर तरह का मंजन बेचते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान अपनी मुल्क की सालमियत के मुतल्लिक भूल जाए। देखें, सियासतदान जब आपको हाँक के चलाना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आप में है। सियासतदान को हाँक के आपने चलाना है, क्योंकि उसको कुर्सी का इख्तियार आपने दिया है। बिल्कुल, जो लोग मुल्क में ये बात करते हैं कि नहीं साहब फलां लोग हमारे मुल्क में बनाते हैं, सियासतदान फलां लोग बनाते हैं, इंटरनेशनल लोग बनाते हैं, अरे भाई, जब तक आप अवाम में मकबूल ना हो तब तक मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपके हाथ में कभी भी मुल्क की सियासी क़यादत नहीं दी जाएगी। ये रियलिटी है। क्या नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है? पॉलिटिकल रियलिटी। नवाज शरीफ को कोई भी लाया हो, किसी ने भी उनकी ट्रेनिंग की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल रियलिटी है, उनका एक वोट बैंक है। कहां से आया? क्या इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है? हैं? उनको कौन लेकर आया है? सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब तक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन और मुल्क में नहीं होगी, वो आगे नहीं चल सकते। बिलावल साहब कैसे आए हैं? आपको लगता है ना कि सिंध में बड़ा इस्तेहसाल हो रहा है? लेकिन अगर इस्तेहसाल हो रहा है तो सिंध के गांव गांव गोट गोट पीपल पार्टी कैसे जीती है? फिर जब कहते हैं तो कहते हैं नहीं यार, ये निज़ाम कुछ ऐसा है, यहां पर हमेशा पीपल पार्टी जीतेगी, भुट्टो के नाम को वोट पड़ेगा। अब जो भी आप ड्रामे ढकोसले कर लो, पेट के बल लेट जाओ, डिस्को डांस कर लो, आपने देख लिया दे आर पॉलिटिकल रियलिटी क्यों है। खैर, मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं, वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है, बहुत ज़रूरी है बात। फिर मैं दोहरा देता हूं अपनी बात को कि ये मुनफरिद प्रोग्राम पूरे मुल्क के अंदर देखा जाता है। हमेशा इदारों का, मुल्क का, तमाम जिसे आप कहते हैं सूबों का, इत्तेहाद बैनुल मसालिक की एक जिसे आप कहते हैं कि हम मिसाल पेश करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ चुका है कि यहाँ पर सालिसी हो, दोनों तरफ से थोड़ा सा लचकदार रवैया पेश करके आपस में कोई गो बिटवीन आए और सालिसी कर कर ये मामला जो 5th जनरेशन वारफेयर अपने ही मुल्क के अंदर शुरू कर दी गई है, हमारे ही मुतल्लिक जो कर दी गई है, मैं ये चाहूँगा कि ये एक पॉलिटिकल फोर्स और स्टेट का इंस्टीट्यूशन, इनके दरमियान कोई पैसिफाई कराए मामला। मैं अकेला टीवी एंकर हूँ पाकिस्तान में जो जलती पे तेल नहीं छिड़केगा। मैं कहता हूँ इनका आपस में किसी ना किसी तरीके से इनका आपस में कोई डायलॉग करवाकर यह मामला यहाँ पर ख़त्म किया जाए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। अच्छा, अहमद चिनाई साहब दोबारा से उनके साथ राब्ता हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई हो सकता है मवासलात में बीच में गैप आ गया हो। अहमद चिनाई साहब, अब आपको मेरी आवाज़ वाज़े आ रही है? ना उनको मेरी आवाज़ जा रही है, ना मेरी आवाज़ उनको आ रही है। कुछ मेरे ख्याल बीच में राब्ता टूट रहा है। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ, माजरत, ये बड़ा ज़रूरी है। प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर देखा जाता है, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। एक मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपस में मुफाहमत का वक्त आ चुका है। वक्त आ चुका है कि कोई सालिसी करे और इनको आपस में बिठाकर इस मामले को फिलफौर हल करे। कौम, मुल्क, मिल्लत इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की पोलराइजेशन की इजाज़त दी जाए। मेरा एहतराम मैं जानता हूँ कि इस्लामाबाद भी और उसके गिरदो नवा के शहरों में भी किया जाता है, सियासी जमातों में भी। मेरा एक अपना एक, मैं कहता हूँ कम है, लेकिन मेरा एक मयार है। इसको सामने रखते हुए मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस मुल्क के माशी मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है, इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है, इस मुल्क की इक्तसादियात के लिए भी ये ज़रूरी है कि मिल बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए। फिलफौर मैं कहूँगा कि दोनों तरफ से, फिलफौर दोनों तरफ से हौसले का भी मुजाहरा किया जाए, जुरतमंदी का भी मुजाहरा किया जाए और एक दूसरे के साथ अफ़हम व तफ़हीम के साथ इस मसले को फिलफौर हल कर दिया जाए। इससे पहले कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके हमारे अपने ही मुल्क के अंदर
हम इस तरह का माहौल बना दें। नाज़रीन, मौजू तो मेरा कुछ और था, लेकिन जज्बात मेरे इसलिए गर्मा गए क्योंकि एक हुब्बुल वतन, मुहिब्बे वतन शख्स होने के नाते मुझ पर यह लाजिम है कि मैं मुल्की हालात को देखते हुए जलती पर तेल न छिड़कूं, मामलात को ख़राब करने के बजाय मामलात को सुलझाऊं और लड़ाई करने के बजाय सुलह करूं। तो जो मेरे सुनने वाले हैं वो मेरी बात को समझ चुके हैं। मईशत का भी मैंने बीच में जिक्र कर दिया, कुछ तल्ख बातें की। मैं माजरत चाहता हूं तमाम तहरीक इंसाफ के हमदर्दों से। मैं भी एक नरम गोशा रखता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ एक माजी की चीज़ की इंट्रोस्पेक्शन करके बताई कि मईशत में क्या क्या गलतियां हुई। मेरा मकसद कतई ये नहीं था कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत बात निकली हो। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।